नमस्कार बच्चों, जैसा कि आपने पिछले व्याख्यान में पढ़ा मगध साम्राज्य और मगध साम्राज्य के अंतर्गत तीन शासनकाल के बारे में पढ़ा। आपने तीन वंश के बारे में पढ़ा। पहला जो था वो ये था कि हर्यक वंश, उसके बाद नागवंश और फिर था नंदवंश। नंदवंश का जो अंतिम शासक था धनानंद, उसका अंत किया विष्णुगुप्त चाणक्य, कौटिल्य। ये एक ही व्यक्ति के तीन नाम है। इसने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से नंदवंश को इन्होंने समाप्त कर दिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारतीय इतिहास इस वंश के मुख्य स्रोत क्या है जिससे हमें इस वंश की जानकारी मिलती है। इस वंश के वंशावली के बारे में पढ़ेंगे। इस वंश के जो महत्वपूर्ण शासक हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इस वंश की कला के बारे में पढ़ेंगे, चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे और इस वंश के पतन के क्या कारण थे। इस वंश में जो महत्वपूर्ण शासक हुआ था अशोक, जिसका प्राचीन भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अशोक के धर्म के बारे में, अशोक के धम्म के बारे में, अशोक की नीतियों के बारे में। और कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक उत्तरदायी था या नहीं, इसकी आप समीक्षा करेंगे तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य, और मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले मैं आपको इसकी प्रस्तावना पढ़ाती हूँ। तो प्रस्तावना में ये कहा जाता है कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका। स्वतंत्रता का जन्मदाता चंद्रगुप्त था। समझे आप कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात, सिकंदरी यूनानी शासक था, आप पिछले व्याख्यान में पढ़ चुके हैं। भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ यानी गुलामी का जुआ उतार फेंका और स्वतंत्रता को जन्म देने वाला या जन्मदाता किसे कहा गया है? चंद्रगुप्त ने। और ये किसने कहा? जस्टिन इविजेंस ऑफ अलेक्जेंडर ने ये कहा है। तो इसकी प्रस्तावना में हम लेते हैं कि भारतीय इतिहास में इस युग को विशेष महत्व प्राप्त है। कौन से युग को? आ गई। ऐसी स्थिति में भारतीय राजनीतिक एकता हेतु प्रोफेसर पांथरी के शब्दों में भारत के राजनीतिक क्षितिज पर चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में एक दैदीप्यमान नक्षत्र का उदय हुआ, जिसने भारतीयों का नेता बनकर उत्तर पश्चिम भारत से अलेक्जेंडर के यूनानी सैनिकों, गढ़ों एवं क्षत्रपों को नष्ट कर उसे भारतीय भूभाग को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त किया तथा अधार्मिक नंद वंश के शूद्र राजा को अनुमलित कर मगध में अपने नए राजवंश की प्रतिष्ठापना की, जो भारतीय इतिहास में मौर्य वंश के नाम से सुविख्यात है। मौर्य वंशीय शासन की स्थापना के साथ भारत में एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना हुई तथा राजनीतिक एकता का सूत्रपात हुआ। V.A. स्मिथ के अनुसार मौर्यों का आगमन इतिहासकारों के लिए अंधकार से प्रकाश की ओर मार्ग प्रस्तुत करना है। कालक्रम भी सहसा निश्चित एवं स्पष्ट होने लगता है तथा भारत के छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर एक विशाल साम्राज्य का उदय होता है। ये तो हुई इसकी प्रस्तावना। अब हम ये पढ़ते हैं कि मौर्य जो शासन था या मौर्य जो साम्राज्य था उसके ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं। तो बच्चों, मैं आपको ब्लैक बोर्ड से भी इस चीज़ को समझाऊंगी। इसमें हम इसके जो ऐतिहासिक स्रोत हैं हम उसको इस प्रकार से बांटेंगे। जैसे पहला है साहित्यिक स्रोत, अभिलेखीय स्रोत दूसरा, तीसरा है विदेशी विवरण यानी विदेशी यात्रियों ने जो वर्णन किया उसके बारे में, फिर है पुरातात्विक स्रोत एवं मुद्रा आदि साधन। ठीक है, तो इससे हम इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे है
तो पहला है अभिलेखीय स्रोत। मौर्य वंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अशोक के अभिलेख है। अशोक के समय में पहली बार ब्राह्मी लिपि में पत्थर पर अभिलेख उत्कीर्ण करा गए। ये अभिलेख तत्कालीन इतिहास के प्रामाणिक साक्ष्य हैं। ब्राह्मी लिपि का आविष्कार मौर्य युग से हुआ था। इसके पूर्व सैंधव सभ्यता को छोड़कर लिपि की परंपरा अज्ञात है। अभी तक अशोक के 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार D.R. भंडारकर ने न केवल अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। अशोक के अभिलेखों का विभाजन निम्नलिखित वर्गों में किया जा सकता है, जैसा कि शिलालेख। इसे वृद्ध शिलालेख एवं लघु शिलालेख 2 वर्गों में बांटा है। स्तंभलेख, इसका भी विभाजन दीर्घ स्तंभलेख एवं लघु स्तंभलेख में किया गया है। तीसरा है गुहालेख यानी गुफाओं में उत्कीर्ण लेख। तो बच्चों इसको आप ध्यान में रखेंगे, इनको अभी से आप याद करेंगे, तब आगे जाके आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि अशोक के अभिलेखों को किस 3 भागों में बांटा। पहले शिलालेख यानी पत्थरों पे लिखे गए लेख, है ना। तो इसके 2 हैं, एक तो बहुत बड़े, एक छोटी, वृद्ध और लघु। दूसरा है स्तंभ लेख, इसका विभाजन भी 2 में है, दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। तीसरा है गुहा लेख यानी गुफाओं पे उत्कीर्ण लेख। अब जो हैं उसमें जो शिलालेख हैं, शिलालेखों में जो प्रथम जिस श्रेणी में आते हैं वो है वृद्ध शिलालेख, और जो 14 है, इनकी संख्या कितनी है 14। तो 14 वृद्ध शिलालेख का उल्लेख मिलने के कारण इन्हें चतुर्दश शिलालेख भी कहा जाता है। इन शिलालेखों में प्रशासनिक एवं धर्म से संबंधित अनेक बातों का उल्लेख मिलता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि ये 14 कौन से हैं, वृहद शिलालेख हैं। और इनमें क्या मिलता है, इनमें एक तो प्रशासनिक जानकारी मिलती है और धम्म यानी अशोक का जो धर्म था उससे धम्म में नैतिक उपदेशों का संग्रह है, इसलिए उसको क्या कहा गया है, धम्म किया गया है। तो इन 14 वृहद शिलालेखों में 8 प्रमुख हैं। तो इन 8 प्रमुखों में मैं आपको बता दूं, जैसे कि शाहबाज गढ़ी जो पाकिस्तान के पेशावर ज़िले में स्थित है। मानसहरा पाकिस्तान के हजारा ज़िले में स्थित है। तीसरा कालसी उत्तराखंड के देहरादून ज़िले में स्थित है। चौथा गिरनार गुजरात के जूनागढ़ के समीप गिरनार की पहाड़ी में है। 5वां थोली उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित एक गांव है। 6ठा जोघट उड़ीसा के गजाम जिले में स्थित है। 7वां एरगुंडी यानी आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है। 8वां सोपारा यानी महाराष्ट्र के थाना जिले में स्थित है। तो ये कुछ 8 प्रमुख वृहद शिलालेख है। धौली और जोघट के शिलालेखों पर 11वें 12वें तथा 13वें शिलालेख उत्कीर्ण नहीं किए गए हैं। उनके स्थान पर 2 अन्य लेख खुदे हुए हैं जिन्हें पृथक कलिंग प्रज्ञापन भी कहा गया है। अब है इसमें कि लघु शिलालेख, ये तो हुए 14 वृहद शिलालेख। अब दूसरा क्या है, लघु शिलालेख। दूसरा प्रकार के लघु शिलालेख हैं। इन शिलालेखों में अशोक के व्यक्तिगत जानकारी मिलती है। हैं उसमें क्या है, अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। ये शिलालेख निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जैसे रूपनाथ जबलपुर, गुजेरा मध्य प्रदेश, सहजराम बिहार, बेराठ राजस्थान, मस्की कर्नाटक, ब्रह्मगिरी मैसूर, सिद्धपुर कर्नाटक, जटिग्रामेश्वर कर्नाटक, एरिगुडी आंध्र प्रदेश, गोवीमठ मसूर, राजूल मडगरी आंध्र, एहोरा उत्तर प्रदेश, सराकोरा मध्य प्रदेश, नतूर मैसूर, उडेगोलन कर्नाटक, पनुडोरिया मध्य प्रदेश, सनाती गुलबर्गा कर्नाटक। मास्की अभिलेख में अशोक ने अब
अपने को बुद्ध शाक्य में कहा है। बैराठ अभिलेखों में अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है। नेतुर उडगमा एवं गुजेरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक का मिलता है। तो ये है इसमें कि ये तो वे शिलालेखों के बारे में। अब है स्तंभ लेख। तो स्तंभ लेख में 7 स्तंभ लेख हैं। अशोक ने स्तंभों पर अपने अभिलेख उत्कीर्ण करवाए हैं। ये अभिलेखों की संख्या 7 में 7 है, जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों पर पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण किए गए हैं। ये 6 स्थान हैं: दिल्ली, मेरठ, दिल्ली, टोपरा, लोरिया, अर्राज, लोरिया, नंदगढ़, रामपुरवा और प्रयाग। 3 है वो है लघु स्तंभ। 7 तो स्तंभ लेख है और 3 कौन से हैं? लघु स्तंभ लेख। 3 लघु स्तंभ लेख सारनाथ, सांची और कौशाम्बी के स्तंभों पर उत्कीर्ण है। बच्चों आप इसको नोट कर लें कि 3 लघु शिलालेखों के बारे में आगे हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो लुम्बिनी और निगिविल के स्तंभों पर भिन्न भिन्न लघु अभिलेख उत्कीर्ण कराए गए। यहाँ पर स्तंभ लेख भी पूरा होता है। फिर है गुहा लेख। गुहा जो लेख हैं, अशोक ने गुहा लेख है वो अशोक ने बिहार के बराबर की पहाड़ियों में अपने राज्याभिषेक के 12वें और 19वें वर्ष, कौन से 12वां यानी 12वें 19वें वर्ष क्रम से 2 गुफाओं, सुदामा गुफा और कर्णचोपर गुफा जो को आजीविक संप्रदाय को दान में दिया गया। बराबर पहाड़ी का आधुनिक नाम खलीत्वक पर्वत। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में एक अन्य गुफा विश्व झोपड़ी गुफा का भी निर्माण करवाया। अशोक के पुत्र दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ी में आजीविक संप्रदाय के लिए 3 गुफाएं गोपी, लमिशी व वडथिका गुफा का निर्माण करवाया। इन गुहा लेखों की भाषा अंडरलाइन करेंगे बच्चों, इसको नोट करेंगे। इन गुहा लेखों की भाषा प्राकृत एवं लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी। अशोक के अभिलेखों के अतिरिक्त शक राजा रुद्रदामन का गिरनार जूनागढ़ अभिलेख भी मौर्य काल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इससे सौराष्ट्र प्रांत में मौर्य शासन की जानकारी मिलती है। तो बच्चों इसमें आपने देखा कि यहाँ पर जो अभिलेखीय स्रोत हैं वो पूरे होते हैं कि कौन कौन से अभिलेख थे, किस प्रकार अभिलेखों को से ही अपने बुक से ही अध्ययन करेंगे तो आपको विस्तृत रूप से, जैसा मैं आपको व्याख्यान में पढ़ा रही हूँ, आप साथ का साथ इसको नोट करेंगे, इसको पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा और आगे कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ये तो हुआ हमने यहाँ पर पढ़ा उसके अभिलेख के स्रोत यानी अभिलेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है। अब यहाँ पर जो दूसरा उसके शासन को जानने का यानी मौर्य वंश के इतिहास को जानने का एक अन्य साधन है वो है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक यानी उस काल में जिन्होंने लिखा, जिन्होंने रचा, उससे हमें क्या जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर अभिलेख के स्रोत की तरह साहित्य को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है बौद्ध साहित्य और तीसरा है जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य, इसमें पुराण, पहला क्या आया? पुराण, 18 पुराण है। दूसरा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य राजनीतिज्ञ था, कुटिल राजनीतिज्ञ था। उसकी रचना का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से आप परिचित हैं यानी अर्थ की जानकारी देना, लेखा जोखा, उस विषय उस समाज के बारे में। लेकिन यहाँ व्यापार वाणिज्य से मतलब नहीं है। इसके बुक का जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसकी जो विषय वस्तु थी वो थी राजनीति
तीसरा है विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस नाटक आदि प्रमुख हैं। इनमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्व है, जिसके अध्ययन से हम जब प्रथम मौर्य सम्राट के व्यक्तित्व एवं कृतित्व संबंधी यानी चंद्रगुप्त मौर्य पर ये ज़्यादा प्रकाश डालता है। कौन? कौटिल्य। दूसरा है यहाँ पर बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश, महावंश, महावंश का टीका, महाबुद्धिवंश, दिव्यदान आदि प्रमुख है। इनमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक तथा पर्वतीय मौर्य शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। तीसरा है जैन साहित्य। तो जैन ग्रंथों में भद्रबाहु का कल्पसूत्र तथा हेमचंद्र का परिष्ट पर्वन मुख्य है। इनसे भी चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की कुछ घटनाओं की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि मौर्य इतिहास में संबंधित साहित्यिक स्रोत है, लेकिन कौटिल्य द्वारा जो अर्थशास्त्र है उसके बारे में इस जो वंश है इसके ऊपर संपूर्ण प्रकाश डाला गया है। तो यहाँ पर हम आगे और इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। यहाँ पर तो मैंने संक्षिप्त में बताया है, मैं आपको इससे ब्लैक बोर्ड से और समझा दूंगी कि किस प्रकार से आपको ये सब चीज़ें याद करनी है, और आप इसको साथ के साथ डायरी में नोट करते रहेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।